सब्सक्राइब नाउ। कहते हैं मरने के बाद करी गई अंतिम क्रिया मरने वाले की आत्मा को शांति प्रदान करती है, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये सुख भी नहीं मिल पाता और इस कंडीशन में उनकी अतृप्त आत्मा मुक्ति की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। आज की ये कहानी भी एक ऐसी ही अतृप्त आत्मा की है जिसे ना तो जीते जी सुख नसीब हुआ और ना ही मरने के बाद। प्रेम मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी से तंग आ चुका था। रोज का वही रूटीन, 10 बजे ऑफिस पहुंचना, दिन भर फाइल्स में सर खपाना और शाम 7 बजे छुट्टी होने के बाद भी ट्रैफिक की वजह से रात 10 बजे तक घर पहुंचना। उसके बाद बच्चे और पत्नी की खिटपिट। वो अपनी इस रूटीन से परेशान हो चुका था। ना तो वो अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा था और ना ही अपने बूढ़े पिता को। इसीलिए उसने अपने बॉस से कुछ दिनों की छुट्टी के लिए बात करी। अब इसे प्रेम की खुशकिस्मती समझे या फिर बदकिस्मती, उसके बॉस ने उसकी छुट्टी एक्सेप्ट कर ली और उसे अपनी कंपनी की तरफ से ही 10 दिनों का जयपुर ट्रिप ऑफर किया गया। पहले तो प्रेम को बॉस का ऑफर सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन जब उसे पता चला कि ऑफिस की तरफ से उसे जयपुर एक क्लाइंट से मिलने जाना है और उसकी छुट्टी उसके ही एक काम का हिस्सा है, तो वो खुश हो जाता है कि उसकी छुट्टियां भी हो जाएंगी और काम भी नहीं छूटेगा। घर पहुंचकर जब प्रेम ये बात अपनी पत्नी मीना को बताता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन प्रेम जयपुर के ब्रोकर से बात करके एक फार्म हाउस को 10 दिन के लिए बुक करने को कहता है। 1-2 दिन सर्च करने के बाद डीलर ने प्रेम को कुछ फार्म हाउसेस की फोटोज भेजी। उन फोटोज में से प्रेम और उसकी पत्नी को एक घर बेहद ही पसंद आया। देखने में वो फार्म हाउस किसी कोठी से कम नहीं लग रहा था। प्रेम ने तुरंत ही डीलर को फोन मिलाया और उससे घर के बारे में पूछा। डीलर ने उसे बताया कि ये कोठी शहरी इलाके से थोड़ी दूरी पर है बहुत ही खूबसूरत। यही नहीं, इसका रेंट भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि शहर से दूर होने के कारण कोई भी इसे लेना नहीं चाहता। प्रेम ने उसे बताया कि ये लोकेशन उसके ऑफिस से पास ही में है और ये कोठी उनकी पत्नी को काफी पसंद है, तो प्लीज इस कोठी के मालिक से बात करके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ले। डीलर से बात करने के बाद प्रेम काफी रिलैक्स्ड हो जाता है। फाइनली अब वो अपनी फैमिली के साथ इस शहर की भीड़ भाड़ से कुछ दिनों के लिए दूर जाने वाला था। अगले दिन प्रेम अपनी पत्नी मीना, अपने बेटे वेद और पिता राजेश के साथ बाय रोड ही जयपुर के लिए निकल जाता है। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाती है। कोठी पर पहुंचने पर बाहर ही डीलर उन्हें मिल जाता है, जो कि घर की चाबियों को उन्हें देते हुए कहता है कि रात काफी हो चुकी है, आप सभी आराम करिए, मैंने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। अंदर आपको रामू काका मिल जाएंगे जो आपको कमरे वगैरह दिखा देंगे। मैं आपसे कल आकर मिलता हूँ। डीलर के वहां से जाते ही राजेश जी की नजर घर के छत की तरफ जाती है, जहां पर उन्हें कोई काली परछाई दिख रही थी। साथ ही उन्हें इस घर से नेगेटिव वाइब्स भी आ रही थी। उन्होंने प्रेम से कहा कि होटल के बजाय ये घर लेकर उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि उन्हें इस घर से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। प्रेम उन्हें समझाते हुए अंदर लेकर आ जाता है, जहां रामू काका उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सभी को उनके कमरे दिखाए और खाना देने के बाद सुबह आने का बोलकर अपने घर चले गए। दिन भर की जर्नी से सभी बहुत थक चुके थे, इसीलिए सभी बिस्तर पर पड़ते ही सो गए। आधी रात जाते ही राकेश जी की नींद खुली तो उनका पोता वेद वहां नहीं था। वो उसे कमरे के बाथरूम और हॉल में ढूंढते हैं। जब वेद उन्हें वहां भी नहीं दिखता तो वो अपने बेटे और बहू को आवाज लगाते हैं। सभी उसे पूरे घर में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वेद उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था। सभी घबराने लगते हैं कि नई जगह पर पहले ही दिन उनका बेटा कहाँ चला गया। तभी राकेश जी छत की ओर जाते हैं और वहां का नजारा देखकर उनकी सांसें रुक सी जाती हैं। वो जल्दी जल्दी नीचे आते हैं और प्रेम को लेकर फिर से छत पर जाते हैं। प्रेम देखता है उनका इकलौता बेटा छत की रेलिंग पर बैठा हुआ है, जहां से वो किसी भी वक्त नीचे गिर सकता है। वो धीरे धीरे बिना किसी आहट के वेद के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। पहले ही दिन हुए इस हादसे ने सभी की नींद उड़ा दी थी। सभी एक कमरे में बैठे और वेद से जानना चाह रहे थे कि आखिर वो वहां पहुंचा कैसे, लेकिन वेद तो जैसे नींद में था। वो किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देता। प्रेम अपनी फैमिली से कहता है,
शायद दिन भर की थकान से वेद नींद में ऊपर चला गया होगा, इसीलिए उन सबको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन प्रेम के पिता की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। वो बार बार वेद की तरफ देख रहे थे, जैसे लग रहा था मानो यदि वो अपनी आंखें बंद करेंगे तो कोई उनके पोते को उनसे दूर कर देगा। वो पूरी रात वेद को निहारते हुए ही बिता दिए। सुबह होते ही रामू काका वहां आ जाते हैं और सभी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगते हैं। जब वे चाय लेकर राकेश जी के पास पहुंचते हैं तो उनकी नजर वेद के पैरों पर जाती है, जहां पर एक स्टार का निशान बना था। ये देखते ही उनकी चीख निकल जाती है और वो घबराते हुए प्रेम के पिता से कहने लगते हैं, आप सभी इस घर को छोड़कर चले जाइए, नहीं तो वो आपके बच्चे को अपने साथ लेकर चली जाएगी। राकेश जी को कुछ समझ में नहीं आता। वो कुछ पूछते उससे पहले ही प्रेम वहां आ जाता है और रामू काका चुपचाप वहां से चले जाते हैं। उनके वहां से जाते ही राकेश जी अपने बेटे से कहते हैं कि देखो ना प्रेम, वेद के पैरों को देखकर रामू काका कह रहा था कि आप सभी यहाँ से चले जाइए, नहीं तो कोई है जो हमारे वेद को हमसे दूर कर देगा। अपने पिता की बातें सुनकर प्रेम उन्हें समझाता है कि ये सब बकवास बातें हैं। ये निशान तो वेद ने यूं ही अपने पैरों पर बना लिए होंगे, उन्हें सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इतना कहकर वो रुमाल से वेद के निशान को मिटा देता है और हंसते हुए वहां से अपने काम पर निकल जाता है। नाश्ता करने के बाद मीना पूरे घर को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी उसे घर के बाहर गार्डन में एक छोटा सा कमरा बना दिखाई देता है, जिसके दरवाजे पर ताला बंद था। साथ ही उस दरवाजे पर वैसा ही निशान दिखता है जैसा निशान वेद के पैरों पर बना था। ये निशान देखकर मीना रामू काका को वहां पर बुलाती है और उनसे इस कमरे के बारे में पूछती है। रामू उन्हें बताता है कि ये कमरा शापित है, इसीलिए इस कमरे से दूर रहने में ही भलाई है। वो मीना से कहता है ये पूरा घर ही शापित है और उसकी माने तो वो लोग इस घर को छोड़कर चले जाएं। जिसे सुनकर मीना उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि इस जमाने में वो कैसे इस तरह की तकियानुसी बातें कर सकता है। वो हंसते हुए अंदर चली जाती है, लेकिन वहां कोई ऐसा था जिसे नीलू की बातें पसंद नहीं आ रही थी। रात के वक्त जब सभी सो रहे थे तो वेद को ऐसा लगता है जैसे कोई है जो उसका नाम पुकार रहा है। वेद, 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 वेद। वो उठकर विंडो की तरफ जाता है। खिड़की खोलने पर उसे बाहर एक बच्चा दिखाई पड़ता है जो कि इशारे से उसे बुला रहा था। वेद उस बच्चे से कुछ कहता, तभी एक औरत उस बच्चे के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए उसे गार्डन में बने उस कमरे में लेकर चली जाती है। वो लड़का काफी रो रहा था, चिल्ला रहा था। अंधेरा होने के कारण वेद को उस औरत का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर गार्डन में आ जाता है, जहां चारों तरफ काफी अंधेरा था। वेद को डर तो लग ही रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे उस कमरे के नजदीक पहुंच जाता है। जैसे ही वेद उस दरवाजे पर हाथ रखता है, एक जोरदार झटके से वो दूर जा गिरता है। उसके सामने एक औरत आ जाती है। ये सब देखने के बाद वेद चिल्लाने लगता है। वेद की बॉडी में काफी चेंजेस आने लगते हैं। मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं। अंदर सो रहे वेद के पेरेंट्स को जब उसकी चीख सुनाई पड़ती है तो सभी भागते हुए बाहर आते हैं। वेद की ऐसी हालत देखकर सभी बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद प्रेम जल्दी से एक क्लिनिक से डॉक्टर को बुला के लाता है। वेद को देखकर डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा था कि वेद को आखिर हुआ क्या है, फिर भी वो उसका इलाज जारी रखता है। ये सब देखने के बाद वेद चिल्लाने लगता है। वेद की बॉडी में काफी चेंजेस आने लगते हैं। मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं। अंदर सो रहे वेद के पेरेंट्स को जब उसकी चीख सुनाई पड़ती है तो सभी भागते हुए बाहर आते हैं। वेद की ऐसी हालत देखकर सभी बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद प्रेम जल्दी से एक क्लिनिक से डॉक्टर को बुला के लाता है। वेद को देखकर डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा था कि वेद को आखिर हुआ क्या है, फिर भी वो उसका इलाज जारी रखता है। सुबह हो जाती है, लेकिन वेद होश में नहीं आया था। वो बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी बातें सबकी समझ के बाहर थी। तभी मीना को रामू काका की बातें याद आने लगती है। वो जल्दी से उन्हें फोन मिलाती है। रामू काका बिना किसी देरी के वहां पर आ जाते हैं
और वेद की हालत देखते ही वो समझ जाते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी बुरी शक्ति का साया है जिसने वेद को अपनी चपेट में ले लिया है। वो राकेश जी को अपने साथ लेकर पास के चर्च में चले जाते हैं जहां फादर को सारी बातें बताते हैं। चर्च के फादर एड और लोरेन को फोन मिलाते हैं और उनसे इस हादसे के बारे में बताते हैं, जिसके बाद एड और लोरेन से मिले इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर वो राकेश जी के साथ उनके घर पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर वो समझ जाते हैं कि बच्चे को किसी बुरी आत्मा ने अपने बस में कर लिया है। वो तुरंत ही वेद पर होली वाटर छिड़कते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वो उस आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पूरे घर में रोने की आवाज आने लगती है। थोड़ी देर में एक काली परछाई कमरे के कॉर्नर में दिखती है जो बताती है कि वो इस घर की मालकिन है। 20 साल पहले वो इस घर में ब्याह कराई थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि वो मां बनने वाली थी, लेकिन तभी एक एक्सीडेंट में उसने अपने पति और अपने होने वाले बच्चे को खो दिया। पति को खोकर तो एक बार वो जी भी लेती, लेकिन अपने बच्चे को लेकर उसने कितने सपने सजाए थे। तभी उसकी लाइफ में एक अघोरी आए जिसने उसे काली शक्तियों के फायदे बताए और उसने काली शक्तियों की आराधना करना शुरू कर दी। इसी बीच उसके गुरु ने उसे बताया कि यदि उसने अमावस्या की रात किसी बच्चे की बलि दे दी तो वो बच्चा उसके बेटे के रूप में उसके कोख में जन्म लेगा। अपनी सनक में उसने अपने ही बहन के बेटे को चुरा लिया और उसकी बलि देनी चाहिए, लेकिन उसके पहले ही फिसलने की वजह से उसकी मौत हो गई और वो बच्चा बच गया। जब उसके सभी संबंधियों को उसकी इस मंशा के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी लाश को लावारिस ही छोड़ दिया, उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया। ये सब बताने के बाद वो आत्मा एक बार फिर से हंसने लगती है और गायब हो जाती है। सभी काफी डरे हुए थे। फादर प्रेम से कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द एक्सॉर्सिज्म शुरू करना होगा, नहीं तो वेद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। प्रेम फादर की बात मान लेता है, लेकिन जैसे ही एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है वो आत्मा वेद को नुकसान पहुंचाने लगती है। जोर जोर से वो रोने लगती है। पूरा घर चीखों और रोने की आवाजों से गूंज उठता है। वेद का चेहरा काला पड़ने लगता है। सब लोग ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं। एक्सॉर्सिज्म अंतिम चरण में पहुंच चुका था। तभी एक जोरदार हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। साथ ही वो भयानक आत्मा कहने लगती है, इस बार नहीं, इस बार मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगी। बहुत सालों से मेरी आत्मा बच्चे की तलाश में अतृप्त होकर भटक रही है। अब और नहीं, अब मैं किसी को भी अपने बच्चे के पास नहीं आने दूंगी। आवाज बंद होते ही फादर कुछ करते उससे पहले ही एक झटके से वेद का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है और वेद का निर्जीव शरीर नीचे फर्श पर गिर जाता है। उस अतृप्त आत्मा ने उसकी चाहत पूरी कर ली थी और एक मां की गोद हमेशा के लिए सूनी कर दी थी।